हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिया नीड्स इन्फ्लेशन। अब आपको थोड़ा ये अटपटा लग रहा होगा सुन के कि इन्फ्लेशन इंडिया में क्यों चाहिए, या फिर कोई भी कंट्री में इन्फ्लेशन तो खराब माना जाता है, या फिर उसको बोला जाता है कि इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। हमें बहुत मीडिया में हर जगह हाहाकार मच जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, नॉट गुड। तो इसमें पॉलिटिकल भी कुछ डिस्कशन बहुत ये डिस्कशन होते हैं, तो मैं उसके तरफ नहीं जाना चाहूँगा। बट मेन मुद्दा ये है आज के वीडियो का कि इन्फ्लेशन इंडिया के लिए ज़रूरी है फॉर ग्रोथ। आपको अगर ग्रोथ चाहिए, आपको अगर अपनी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या फिर उसके आगे भी अगर बढ़ना है इंडिया को, तो ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है आज की डेट में। और आखिर में आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पे ग्रोथ का क्या है इंपॉर्टेंस। अगर ग्रोथ नहीं रहेगी तो रिटर्न्स या फिर आपके जो आज स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न रहता है वहाँ पे किस तरीके से अफेक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है एज आपको मैं देना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट, राइजिंग अभी जो केस चल रहा है इंडिया में वो है कि ग्रोथ जो है वो आपकी कम हो गई है आज की डेट में। ठीक है, ग्रोथ है नहीं, मतलब अभी तो नेगेटिव की बात चल रही है, बट पहले अभी तो नेगेटिव भी है या फिर कम था। बहुत क्वार्टर से हमारा जो इंडिया का ग्रोथ है वो कम चल रहा है। तो अभी क्या है कि ग्रोथ कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिनेरियो को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसको हम स्टैगफ्लेशन इसलिए बोलते हैं कि ग्रोथ नहीं है, मतलब स्टैग्नेटिंग ग्रोथ है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसके लिए इसको नाम दिया गया स्टैगफ्लेशन। ग्रोथ स्टैग्नेटिंग है, रुका हुआ है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसलिए हम उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि 2019 में आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो 135 बेसिस पॉइंट, 135 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1.35%। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो थी आरबीआई की, उन्होंने इंटरेस्ट रेट लो कर दिए थे, और उन्होंने बोला था कि हम इंटरेस्ट रेट को और नहीं बढ़ाएंगे जब तक हमको दूसरे कुछ कम नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट, जब तक हमको कुछ दूसरे इंडिकेशंस ना मिले इकोनॉमी से। तो इंडिया में मेनली जो इन्फ्लेशन है वो कमोडिटी प्राइसेस की वजह से ही बढ़ता है। अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आपके बढ़ेंगे, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, आपके पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, आपके एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, आपके दूसरे जो कमोडिटी जैसे कॉपर है मेटल सेक्टर में, उसके बाद एल्युमिनियम है, बाकी बहुत सारे कमोडिटीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं या फिर एज अ होल यूज करते हैं इकोनॉमी में चलाने के लिए। तो ग्लोबली अगर उन प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया में उसका अफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है कि भाई, आरबीआई का एक नियम है कि उनको जो इन्फ्लेशन है वो 4 to 6% रखना पड़ता है। इसके अंदर में आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इस टारगेट में इन्फ्लेशन को रखने के लिए इन लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, घटाते हैं या फिर न्यूट्रल रखते हैं, वो आरबीआई का डिसीजन होता है। बट इंडिया में जो सिनेरियो है वहाँ पे इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस की वजह से बढ़ता है, ना कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की वजह से। ना ही घटता है ड्यू टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये गलत धारणा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की वजह से हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन कम होता है। इट इज नॉट ड्यू टू दैट, इट इज ड्यू टू ओनली कमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। और इंडिया जब पहले लिबरलाइज नहीं हुआ था 1991 के पहले, तो उसमें भी हमारे जो इन्फ्लेशन आते थे वो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन होते थे। अगर फूड रिलेटेड चीजों में अगर सप्लाई को शॉक आ गया, सप्लाई डिसरप्शन आ गई, तो उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता था। और अभी जब 1991 के बाद हमारा जब इकोनॉमी लिबरलाइज हो गया, जब ओपन हो गया फॉर द वर्ल्ड, तो तब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के कारण। वो मैंने यहाँ पे भी आपको लिखने के लिए समझाया है यहाँ पे कि सिंस इंडिया लिबरलाइज्ड, इन्फ्लेशन इज लार्जली ड्रिवन बाय ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की। तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई मतलब क्या होता है? होलसेल प्राइस, डब्ल्यूपीआई मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो डब्ल्यूपीआई मतलब एज अ होलसेल, मतलब आप जब कोई एक फैक्ट्री है वो वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर करती है तो उसको बोलते हैं होलसेल। और जब हम रिटेल, मतलब हम जब नॉर्मल दुकानों से सामान खरीदते उसको बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। अब इंडिया में क्या है कि जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं, जैसे इस साल कमोडिटी प्राइसेस बढ़े, तो होलसेल में इसका इफेक्ट इस साल आएगा, ठीक है। 2020 में इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपको जो है उस साल ही नजर आ जाएगा। बट रिटेल सीपीआई में क्या होता है
1 साल के बाद उसका इफेक्ट दिखता है। मतलब 2021 में अगर कमोडिटी प्राइस से एडिबल ऑयल या फिर खाने की तेल में अगर 2020 में बढ़त आई है, तो उसका जो इफेक्ट हमको दुकानों में या फिर हमको जो प्राइस देना पड़ेगा वो 2021 से आएगा। तो 1 साल का लैग होता है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया है कि ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है, देखिए WPI किस तरीके से पहले यहाँ पे घटा था, उसके बाद क्यों घटा था, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस घटे थे। देखिए यहाँ पे घटे हैं, उसके बाद यहाँ पे WPI भी घट रहा है। उसके बाद देखिए ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस चढ़ रहे हैं, अगेन ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में कोरिलेशन है, दोनों डिफरेंस नहीं है। जिस साल यहाँ पे डिफरेंस आता है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, उसी साल WPI में भी आता है। अब मैं आपसे बात करूंगा CPI के बारे में। तो CPI में भी सेम चीज दिखाया गया है कि CPI में भी देखिए जब कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं, देन उसके बाद उसी समय आपके जो CPI इन्फ्लेशन उसमें भी बढ़त की नजर आती है। तो इंडिया में आप ये मान के चलिए कि कमोडिटी प्राइसेस अगर बढ़ेंगे इंडिया में, तभी आपके इन्फ्लेशन में इंक्रीज होगा, या फिर वाइस वर्सा। अगर कमोडिटी प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपके इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होगा। इसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि भाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग वजह सब कुछ हो रहा है। तो CPI एंड WPI और इन्फ्लेशन हमारा जो है वो टोटली कमोडिटी के उतार चढ़ाव से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग ने इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें कैसे उसको हर्ट किया, एक्सपोर्ट ग्रोथ को कैसे हर्ट किया। देखिए 2014-18 में मैंने आपको बताया था कि 2014-18 में इन्फ्लेशन कम था, ठीक है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कम थे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो नीचे थे। अब उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। तो इंडिया में इन्फ्लेशन कम होना चाहिए तो उसका मतलब हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी कम होने चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन कम है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो रिलेशन है वो आपको बता दिया कि इन्फ्लेशन अगर कम है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं, और वाइस वर्सा। तो अगर इन्फ्लेशन कम था तो इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। बट 2014-18 में क्या हुआ, वहां पे जो रेपो रेट है, हम जो रेपो रेट इन द सेंस बोलते हैं, RBI जो रेट्स डिसाइड करती है, रियल रेपो रेट जो बोलते हैं। एक तो नॉमिनल होता है, नॉमिनल मतलब होता है विदाउट इन्फ्लेशन, एंड रियल होता है माइनस इन्फ्लेशन। मतलब जो नॉमिनल, आपको मैं इसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, नॉमिनल और रियल में क्या फर्क होता है। नॉमिनल मतलब होता है इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन होता है नॉमिनल, और जो रियल होता है वो होता है एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रियल रेपो मतलब इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करने के बाद 250 to 300 बिप्स हायर देन दैट वाज नेसेसरी, मतलब जितनी जरूरत थी उससे कहीं 2.5 से 3% आपका जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर रखा गया, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग के हिसाब से, आपका जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो टारगेट है RBI के हिसाब से, उसमें आपका जो इन्फ्लेशन है वो उतने के परसेंटेज में होना चाहिए। बट ड्यू टू कमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, आपके इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा है। बट यहाँ पे उन्होंने ऊपर रखा इंटरेस्ट रेट को, और उसके वजह से क्या हुआ कि रियल एक्सचेंज रेट, हमारा जो रुपी का जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर चला गया। क्योंकि फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो बाहर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रुपी में अगर ज्यादा रिटर्न मिलता है तो बाहर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने लगते हैं। उसके वजह से रुपी का जो रेट है वो ऊपर जाता है, रुपी जो स्ट्रांग होती जाती है, और जिसके वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट में हर्ट हुआ। क्योंकि अगर रुपी ऊपर जा रहा है तो हमको जो इनकम होती है वो तो रुपी में होगी। तो इंडिया में जो भी एक्सपोर्टर्स ग्रोथ थे उनको नुकसान हुआ यहाँ पे, क्योंकि अगर रुपी आपको 75 फॉर एग्जांपल 75 था, और आपका ये इसके वजह से अगर 72 हो गया, तो आपका यहाँ पे 3 रुपए का नुकसान हो रहा है एक डॉलर पे। तो $1 पर पहले आपको 75 रुपीज मिलता था, अभी आपको 72 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन, आपका जो रुपी का जो इंडेक्स है वो बढ़ गया है, मतलब आपका जो रुपी है वो स्ट्रांग हो गया है और डॉलर वीक हो गया है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट उस तरीके, मतलब इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखा, किसने, RBI ने। अब इसमें क्या हुआ, आपका एक्सपोर्ट में हर्ट हो गया, आपकी इकोनॉमी में फर्क पड़ा इससे। तो आपके जो भी इकोनॉमी, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज थे उनको नुकसान हुआ। तो ये देखा गया है कि 2018-19 के बाद से, जब से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अगेन इंक्रीज हुए, तो 2019 में फिर से हमारे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई है।
तो अगेन अभी जो है फिलहाल आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, $80 से $40 $35 तक आ गए थे। तो यहाँ पे इंडिया को बहुत अच्छा एक फायदा हुआ है, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट जो हमारा जो कॉस्ट होता है वो कम हो गया। तो इस तरीके से अगर इन्फ्लेशन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अगर कम होंगे तो आपका इन्फ्लेशन जो भी वो भी कंट्रोल में रहता है। बट यहाँ पे जो गलती की इन्होंने आरबीआई ने 2014-18 में, वहाँ पे यही गलती की, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखा और उसकी वजह से हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है उसको एज ए इकोनॉमी होल उसको नुकसान पहुंचा। अब मैं आपसे मुद्दे की बात करूंगा कि द रियल प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी विल बी ग्रोथ एंड नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बिल्कुल भी दिक्कत वाली नहीं है, दिक्कत वाली बात है ग्रोथ नहीं अगर आपके पास नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कहाँ से करेगी, आपकी इंडस्ट्री ग्रो कहाँ से करेगी, आपके जो आपके अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है तो आपका एक्सपोर्ट कहाँ से ग्रो करेगा। आपका अगर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं रहेगी और वर्ल्ड ओवर में अगर ग्रोथ नहीं रहेगी, डिमांड ही नहीं रहेगी, तो आप किसको एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो ये बात मुद्दे की आती है ग्रोथ की। अब मैं आपसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करूंगा, इसका रिलेशन कहाँ पे आता है स्टॉक मार्केट और इन्फ्लेशन का। देखिए, क्या मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई इंडिया स्टॉक मार्केट रिटर्न वर सबड्यूड इन द पास्ट डेकेड कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सबड्यूड मतलब होता है कि कम क्यों रहा है। पिछले आप 10 साल का रिटर्न उठा के देख लीजिए इंडिया में निफ्टी का या फिर सेंसेक्स का, आपका जो रिटर्न रहा है वो मोस्टली 0 से 5% के बीच में रहा है। और आप अगर कंपेयर करो दूसरे कंट्रीज में, आप चाइना कंपेयर कर लो, आप टर्की कंपेयर कर लो, यूएस कंपेयर कर लो, यूके कंपेयर कर लो, उसके बाद इंडोनेशिया कंपेयर कर लो, हमारे जैसे जो कंट्रीज है जापान कंपेयर कर लो, वहां के जो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट रिटर्न से काफी ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट इज अ मैकेनिज्म टू प्राइस ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक मार्केट एक क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे वो कंट्री की ग्रोथ को या फिर कंपनीज की ग्रोथ को मेजर करता है। अगर आपके कंपनी का ग्रोथ ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी कंपनी का अर्निंग कहाँ से बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर ग्रोथ इज इक्वल टू अर्निंग्स ऑफ कंपनीज, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, तो आपकी अर्निंग्स बढ़नी है, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सिंपल लॉजिक है इसमें। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो ग्रोथ है वो फ्रॉम 2014 वाज बिटवीन 0 to 5%। 2014 से जो है वो बिटवीन 0 से 5% बीच में रहा है। बट ये क्यों है, मेन क्वेश्चन तो ये आता है। रीजन इज इन्फ्लेशन नहीं है, नो इन्फ्लेशन इन द मार्केट। अगर आपके कंट्री में इन्फ्लेशन ही नहीं रहेगा तो कंपनीज के जो टॉप लाइन है वो कहाँ से ग्रो करेंगे। टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स से। अगर आपके ग्रोथ ही नहीं है आपकी इकोनॉमी में, तो आपकी कंपनी की डिमांड कहाँ से रहेगी, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ से रहेगी। तो ऑब्वियसली आपके सेल्स घटने हैं, और आपका अगर सेल्स घटेगा तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स घटेंगे। तो ये जो सेल्स होता है हमेशा नॉमिनल लेवल पे होता है, रियल लेवल पे नहीं होता है। नॉमिनल मतलब आपको पहले बता दिया, नॉमिनल मतलब विदाउट इन्फ्लेशन। अगर आपका नॉमिनल ग्रोथ ही अगर 8% है इकोनॉमी आपके कंपनी का, तो आपका रियल, आप इन्फ्लेशन पकड़ लो 2-3%, तो बचा कितना आपका 5%, मतलब आपका 3% इसमें से माइनस कर दो, तो आपका एक्चुअल में अर्निंग्स ग्रोथ कितना हो कंपनी का 5%। तो यही कारण है कि इकोनॉमी में जो हमारी जो स्टॉक मार्केट में इकोनॉमी की जो कंपनीज है उनका जो ग्रोथ रेट रहा है वो 0 से 5% के बीच में रहा है। क्योंकि हमारा नॉमिनल जो जीडीपी ग्रोथ है, या फिर नॉमिनल आप इकोनॉमी की ग्रोथ पकड़ लो, आप कोई एक कंपनी ग्रोथ पकड़ लो, आपका नॉमिनली अगर कम रहेगा तो आपका रियल उससे भी और कम आना है, क्योंकि रियल तो आपका इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद आएगा। ठीक है, अभी अगर कोई कंपनी 15% के हिसाब से ग्रो करती है, कोई कंपनी अगर 15% नॉमिनली ग्रो करती है, तो उसका जो बॉटम लाइन है वो 10 से 12% आएगा। अगर 15% आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, तब जाके आपका जो कंपनी का जो बॉटम लाइन है, या फिर बॉटम लाइन हम बोलते हैं इसको प्रॉफिट्स आपके तब जाके 10 से 12% आएंगे। 15 में से आप 2-3% इन्फ्लेशन माइनस कर दो तो आपका बचता है 10 to 12% मोटा मोटा। बट आपकी अगर इकोनॉमी की ग्रोथ ही आप पकड़ लो 7% है या फिर 6% है, तो आपकी कंपनी का ग्रोथ कहाँ से बढ़ेगा 10% 15%। जब तक आपकी कंट्री की इकोनॉमी 15% या फिर उससे ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, नॉमिनली बोल रहा हूँ, तब जाके आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो जाके रियल सेंस में 10 से 12% के बीच में बनेगा। और अगर ये आपका 10 से 12% बढ़ेगा तो कंपनी के अर्निंग्स बढ़ेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे मार्केट में, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी ग्लोबली।
तो पूरा एक ये इकोसिस्टम है जो कि आपको समझना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन इंडिया में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरत है। अगर वही मैं बताया कि अगर इन्फ्लेशन ग्रोथ इज 5.5 to 6%, corporate earnings can't grow at 15%. If corporate earnings can't grow 15%, how markets can compound 15%? अगर आपके 15% आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं है या फिर आपकी कंपनी की 15% ग्रोथ नहीं है, तो आपकी जो मार्केट जो है, मतलब मार्केट के जो रिटर्न है जो मैंने आपको बताया 0 से 0.5% रहे हैं, वो 15% से कहाँ से ग्रो करेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लॉजिक वाली बात है ये। तो इंडिया समझता है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में इन्फ्लेशन वहाँ पे लो रहता है, बट हम उसको कॉपी अगर करेंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी चलती है इन्फ्लेशन पे। आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन में रूरल इकोनॉमी चलती है। रूरल इकोनॉमी अगर आप 2010 से लेकर 2014 तक देख लीजिए, 2004 से 2014 वो जो 10 साल का जो पीरियड था, वहाँ पे इन्फ्लेशन 7 से 8% के करीब रहता था, ठीक है। 7 to 8% वॉज द इन्फ्लेशन इन दोज 10 ईयर्स। और आप इकोनॉमी में ग्रोथ देख लीजिए उस टाइम पे। आप उस टाइम पे स्टॉक मार्केट रिटर्न उठा के देख लीजिए, वो रिटर्न्स आज की डेट में अगले 10 सालों में हमको कभी नहीं दिखे। 2004 से 2014 के बीच में जो भी इकोनॉमी में या फिर स्टॉक मार्केट में रिटर्न थे, वो आज की डेट में कभी पहले भी नहीं थे, और उसके बाद भी हमको कभी देखने नहीं मिले। आज तक 2020 हो गया, तो ठीक है। ये एक क्रक्स था पूरा इसका कि आपको इन्फ्लेशन, अगर इक्विटी मार्केट में आपको अगर रिटर्न कमाने हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमाना है, या फिर आपको चाहिए कि अर्निंग्स कंपनी की बढ़े, प्रॉफिट्स बढ़े, तो आपको इन्फ्लेशन जरूरी है। तो ये है कि ग्रोथ को करने के लिए, आपको अगर इकोनॉमी में ग्रोथ करना है तो आपको इन्फ्लेशन बिल्ड करना ही पड़ेगा। विदाउट दैट आपका पैसा नहीं बन सकता। और इसीलिए म्यूचुअल फंड का जो पैसा है, आप देख लीजिए, आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के, वो पैसा बिल्कुल नहीं बना है कुछ सालों में। म्यूचुअल फंड में आप देख लीजिए कितना परसेंट, 7%, 8%, 12% ऐसे रिटर्न मिले। तो ये रिटर्न्स नहीं, आप म्यूचुअल फंड में आप क्यों पैसा डालते हो? अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। फिर स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हो? अच्छे रिटर्न्स अगर वो भी है नहीं मार्केट में, तो आप कहाँ से पैसा कमाओगे? या फिर आपका जो पैसा है वो कंपाउंडेड CAGR के बेसिस पे अच्छा ग्रो कैसे करेगा? उसका आंसर यही है कि हमको इन्फ्लेशन की जरूरत है। हम लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे, या फिर ये नहीं बोल सकते हमको इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, इंडिया में इन्फ्लेशन की जरूरत नहीं है, दैट इज बैड फॉर द इकोनॉमी। नहीं, इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री। तो आपको मैं वही समझाना चाहता था कि क्यों इन्फ्लेशन की जरूरत है आज की डेट में हमारे कंट्री में एज अ इकोनॉमी टू ग्रो। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो यहाँ पे यही एंड करता हूँ, लंबा नहीं बनाना चाहूँगा, खींचना नहीं चाहूँगा वीडियो को। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।